So today's topic is aplastic anemia. Other name of aplastic anemia is aplastic pancytopenia. Reason WBC, RBC and platelets. इन तीनों की क्वांटिटी कम हो जाती है. Now look at the basics. Normal range of WBC is 4,500 to 11,000. Normal range of RBC is 4.7 million to 6.1 million. Normal range of platelets is 1,50,000 to 4 lakhs. Normal range of RBC in women is 4.2 to 5.4 million per MCL. अब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया होता कैसे है. तो सबसे पहले बोन मेरो सेल्स, उसमें आती है PPSC, फुल फॉर्म है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. उसके अंदर आता है CLSC, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स. अब ये फॉर्मेशन करती है CLSC किसका, NK सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स. अब इसके बाद आती है दूसरे नंबर पे बी लिम्फोसाइट, फिर आती है T लिम्फोसाइट्स. अब CLSC के अलावा और होता है जिसे अपन बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CMSC. अब ये फॉर्म करती है एरिथ्रोइड स्टेम सेल्स. दूसरे नंबर पे मेगाकैरियोइड सेल्स, तीसरे नंबर पे बेसोफिल्स. तो एरिथ्रोइड स्टेम सेल्स, मेगाकैरियोइड एंड बेसोफिल. अब यहाँ पे एरिथ्रोइड स्टेम सेल्स फॉर्मेशन करती है RBC का. जो एरिथ्रोइड स्टेम सेल्स होती है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कलर होता है ब्लू कलर. फिर आती है मेगाकैरियोइड जो फॉर्मेशन करती है प्लेटलेट्स का. फिर आती है बेसोफिलिक जो फॉर्मेशन करती है बेसोफिल का. अब यहाँ पे नॉर्मल हम चीज़ देखेंगे कि प्लेटलेट का डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 2 to 3 माइक्रोन. फिर इसका स्टोरेज टाइम पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, होता है 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 डेज. बेसोफिल्स किसका करती है फॉर्मेशन, बेसोफिल्स का. और आती है फिर नीचे फॉर्मेशन ऑफ इयोसिनोफिल्स. अब यहाँ पे RBC का डायमीटर है तो वो होता है 7 to 8 माइक्रोन. और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कलर होता है रेड कलर. तो अभी तक हमने सारी बेसिक चीज़ें देखी हैं कि कौन सी सेल से कौन सी सेल्स बनती है. तो अब यहाँ पे हम उस बात पे आएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे होती है एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर. तो एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर हाइपोप्रोलिफरेशन होता है, या फिर हम सिंपल डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं किसका, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स का. अब कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स का अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो इनकी कमी आएगी. एरिथ्रोइड स्टेम सेल्स, मेगाकैरियोइड, बेसोफिलिक, अब इनकी कमी आएगी तो RBC WBC ऑटोमेटिकली कम होगी. अब इसके कॉजेज अपन देखेंगे. अब कॉजेज में ये ऑटोसोमल डिजीज है, इनहेरिटेड है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट सिंड्रोम आता है जिसे अपन बोलते हैं फानकोनी सिंड्रोम. अब फानकोनी सिंड्रोम ये जीन डिफॉल्ट की वजह से होता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है. सो इट इज़ ए डिसफंक्शन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स. किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, अच्छी तरह से काम नहीं करती. तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया के अंदर यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम, ग्लूकोज, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है यूरिन के अंदर. दूसरा इसका रीजन है हाइपोप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स, जो अपन ने अभी पढ़ा था. थर्ड कॉज इज डिफेक्ट इन DNA रिपेयर एंजाइम. नाउ फोर्थ नंबर, कॉज नंबर 4, hypoplasia of kidney, spleen and bone of thumb. Now what is the meaning of hypoplasia? It is incomplete development of an organ. So now we are looking at the acquired causes of aplastic anemia. So number first is idiopathics. It will be taking part in 65% of cases of aplastic anemia. So it is an immunosuppressant disease as we all discussed. Number second is chemicals. The examples of chemicals are alkylating agents, ifosfamide, cyclophosphamide and cisplatin. So now anti-metabolic agent that can cause aplastic anemia is, for example, gemcitabine, capecitabine and 5-FU. Number third is benzene. Number 4 is chloramphenicol, and chloramphenicol is a broad spectrum antimicrobial agents. So these are the acquired causes.
Now idiosyncratic way. So very small dose of chemical can cause aplastic anemia because it is non-reversible and non-predictable. So it is non-reversible and non-predictable. Now example of idiosyncratic way: phenylbutazone, it is a non-steroid anti-inflammatory drugs. Streptomycin, antimicrobial drug. CPZ, क्लोरप्रोमाजिन, ये पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अब उसके बाद क्लोरामफेनिकोल। अब क्लोरामफेनिकोल को अपन दोनों कैटेगरीज के अंदर ऐड कर सकते हैं, आइडियोपैथिक में भी, आइडियोसिंक्रेटिक वे में भी। नाउ वी आर लुकिंग एट द फिजिकल कॉजेस। रेडिएशन, वायरस में इबोला वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस। नाउ वी आर लुकिंग एट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। The first clinical manifestation is progressive weakness. Number second is pallor. Number 3 is DOE, dyspnea on exertion. Number 4 is pitachi, bleeding under the skin. Number 5 is ecchymosis. Reason of ecchymosis and pitachi is decrease in number of platelets. Number 6 is frequent and recurrent infection. Reason of frequent and recurrent infection is decrease in number of WBC. Now diagnostic evaluation of aplastic anemia is, first we will discuss confirmative diagnostic evaluation is, that is bone marrow biopsy or bone marrow trophine biopsy. Bone marrow trophine biopsy. Now number 2 is bone marrow aspiration. Number 2 is bone marrow aspiration. And number 3 is PBF, peripheral blood film. Peripheral blood film will check morphology of RBC. Number 4 is TIBC, total iron binding capacity. 240 to 450 mcg per dl is normal range of TIBC, total iron binding capacity. Now other name of bone marrow needle is Klima needle. Bone marrow needle is also known as Klima needle. Now we are looking at the sites of bone marrow aspiration. The first site is iliac crest. It is most common site in adult. Iliac crest, anterior iliac crest, it is most common site for aspiration. Anterior iliac crest is most common site for aspiration. Posterior iliac crest is most common site for biopsy. So as we discussed earlier, iliac crest is most common for adult. Now we are looking at the site of other sites of bone marrow aspiration. Number 2 is sternum. Number 3 is tibia. Tibia is used in infants. So these are the sites of bone marrow aspiration. अब एप्लास्टिक एनीमिया के केस के अंदर बोन मैरो एस्पायरेशन में ड्राई टैप देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट इज ड्राई टैप? सो ड्राई टैप इज पेल येलो फैटी एंड फाइब्रोटिक सेल्स. ये देखने को मिलता है हमें एप्लास्टिक एनीमिया में. सो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, बोन मैरो ट्रोफिन बायोप्सी में कौन सी नीडल यूज होती है? दैट इज सला नीडल. सो नाउ वी आर लुकिंग एट द ट्रीटमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. सो इन यंग एडल्ट ट्रीटमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इज BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बाय IV. अगर एज 58 से ज़्यादा हो तो विल इंजेक्ट ATG. नाउ व्हाट इज ATG? इट इज एंटी थाइमोसिन ग्लोबुलिन and it inhibits autoimmune functions. Now treatment number 2 is steroids therapy. Number 3 is immunosuppressant, for example cycloserine. Immunosuppressant, for example cycloserine. Number 4 is colony stimulating agents, for example is ibogaine. So ibogaine is a erythropoietin. Now what ibogaine do is, so it will increase RBC production. Number 5 is GCSFC. It will form granulocytes. Example of GCSFC is fibrinogen. Other treatment, other management we can do in aplastic anemia is blood transfusion, platelet transfusion, use neutropenic precaution regimen. It means maintain hygiene.